दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सकुशल तरीके से अपने प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं, चाहे वो 0 to 1 हो, 1 to 2 हो प्रमोशन एग्ज़ाम में, लेकिन इस टॉपिक से बहुत ही सवाल आने की संभावनाएँ रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, जो कि खुद ही चर्चा का विषय बना रहता है। जब भी आप मीडिया न्यूज़ में देखेंगे तो एनपीए की चर्चा रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वश में नहीं हैं। हमारे वश में तो केवल एकमात्र चीज़ है कर्म करना। जी हाँ, कर्म करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये तो बोलता हूँ कर्म करते जाइए पार्थ, फल देना तो वासुदेव कृष्ण के हाथ में है। इसी कड़ी में अपनी तैयारी जारी रखते हैं और कर्म करते रहते हैं और अभ्यास करते रहते हैं, सीखते रहते हैं ताकि समय आने पर उसका सही उपयोग कर सकें। पढ़ते हैं, आज बात करते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। एक्चुअल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं? Non-performing asset is defined as a credit facility in respect of which the interest or installment of principal remain past due for a specific period of time. Non-performing asset को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसे ऋण सुविधाएं जिनमें एक निश्चित समय अवधि तक के लिए ब्याज या मूलधन जो है उसकी किस्तों के रूप में ड्यू हो गए हों, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सिंपल वर्ड, एसेट is tagged as a non-performing asset when it ceases to generate income to the lender. जी हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनमें आय अर्जित होना बंद हो जाता है। जिनमें आय अर्जित होता है वो परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, और जिनमें आय अर्जित होना बंद हो जाता है, जिनमें आय की इनकम जो आय आना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे इसके पहलुओं पे। चलिए तो आज बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए जो प्रूडेंशियल नॉर्म ऑफ अकाउंटिंग केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। एक्चुअल में प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स क्या होते हैं? वो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे देश के रिजर्व बैंक द्वारा जो एक क्रेडिट डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म जारी किए गए हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो आज इस प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एसेट क्लासिफिकेशन की। जो लोन दिए जाते हैं वो बैंकों के एसेट्स होते हैं, तो उन एसेट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाए, ये प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स का हिस्सा है। और इनकम रिकग्निशन क्या होता है? जी हाँ, इनकम रिकग्निशन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ तो उनका प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, इस प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? जी हाँ, प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म देश के केंद्रीय बैंक द्वारा क्यों बनाए गए हैं? दरअसल उनके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसीज इन बैलेंस शीट। जी हाँ, बैंकों के बैलेंस शीट में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, पारदर्शिता रखने के लिए। और दूसरा जो उद्देश्य है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। जी हाँ, विश्व स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर जो प्रैक्टिसेस लागू किए गए हैं क्रेडिट डिसिप्लिन को नियंत्रित करने के लिए, तो वो नियमों को निर्धारित करने के लिए प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एसेट क्लासिफिकेशन की। बैंकों का एक मूलभूत काम है पब्लिक से डिपॉजिट लेना जमा के रूप में, और उसी जमा को लोन के रूप में ज़रूरतमंद लोगों को लोन देना। तो वो एसेट्स होता है, और जो पब्लिक से हम डिपॉजिट लेते हैं वो लाइबिलिटी होती है। तो जो एसेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करेंगे, मतलब जो लोन और एडवांसेस जो बैंकों ने दिया है पब्लिक को, वो होते हैं एसेट्स। और ये एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सबसे पहले ये एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड एसेट्स और दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनमें बराबर जो बैंकों के नियमानुसार, शर्तों के अनुसार जो लोन दिए गए हैं उनमें किस्त और ब्याज बराबर तरीके से आ रहा है, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। और ऐसे एसेट्स जिनमें ब्याज की इनकम सीज हो गई है, जनरेट नहीं हो रहा है ब्याज की इनकम, उनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो चलिए इसको समझते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड एसेट्स के भी दो हिस्से हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स में रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट्स। रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब है जिसमें किस्तों की अदायगी या ब्याज की अदायगी जो है जीरो डिले है, मतलब एक भी दिन डिले नहीं है, उसको बोलते हैं रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं जिससे।
मतलब ऐसे एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स जिनमें ब्याज हो, चाहे उनके ईएमआई हो या मूलधन का हिस्सा हो, वो जीरो डिले में पैसा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट। और एक होता है स्ट्रेस अकाउंट। स्ट्रेस अकाउंट में ऐसे स्टैंडर्ड अकाउंट हैं, तो ये स्टैंडर्ड अकाउंट, लेकिन ऐसे अकाउंट हैं जिनमें डिले चल रहे हैं, उनकी किस्तें आ जानी थी, एक दिन बाद आ रही है, तो डिले हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस एसेट बोलते हैं। तो ऐसे स्ट्रेस एसेट जो एक दिन से लेकर 90 दिनों तक डिले चल रहे हैं, उनकी ईएमआई जो है डिले चल रही है, उनकी ब्याज जो भुगतान करने की जो समय है वो डिले चल रहा है, उनको बोलते हैं स्ट्रेस एसेट। अब स्ट्रेस एसेट के भी 3 हिस्से होते हैं। स्ट्रेस एसेट यहाँ पर स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, लेकिन वो डिले चल रहे हैं 1 से 90 दिनों में, तो इनके भी 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है SMA 0। SMA जिसको स्पेशल मेंशन अकाउंट, जैसे स्ट्रेस एसेट में आता है तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। और पहला हिस्सा होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। ये ऐसे खाते होते हैं जिनमें किस्तों की अदायगी, चाहे ब्याज की अदायगी जो है, जो 1 दिन से लेकर 30 दिनों तक डिले है, उसको बोलते हैं SMA 0। अगर उसकी अदायगी 1 दिन से लेकर 30 दिनों तक डिले चल रहे हैं तो SMA 0 बोलते हैं। और SMA 1 ऐसे ऋण खाते जो रेगुलर तो हैं, लेकिन उनमें जो किस्तों की अदायगी है वो 31 दिन से 60 दिन तक डिले चल रहा है, उनको बोलते हैं SMA 1। और बोलते हैं SMA 2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, ऐसे अकाउंट जिनमें किस्तों की अदायगी या तो ब्याज की अदायगी जो ड्यू हो गए हैं वो जो हैं 61 दिन से 90 दिनों के डिले पे चल रहे हैं। जी हाँ, 61 दिनों के 90 दिन के डिले पे चलते हैं तो SMA 2। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एसेट के भाग देखें। एक रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं जिनमें 0 डिले चल रहा है, और स्ट्रेस अकाउंट रहते हैं जिसमें 1 से 90 दिनों तक डिले चल रहा है। और स्ट्रेस एसेट्स के भी 3 पार्ट हैं। SMA 0 जो 1 से 30 दिनों के डिले में होते हैं, SMA 1 जो 31 से 60 दिनों के डिले में होते हैं, और SMA 2 61 से 90 दिनों के डिले होते हैं। अब 90 दिनों के तक डिले हो जाने के बाद वो खाते जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चले जाते हैं। जी हाँ, 90 दिनों के जैसे ही ऊपर डिले हो जाते हैं उनके किस्तों की अदायगी या तो ब्याज की अदायगी, तो वो खाते कैटेगराइज हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, जिनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिनमें 90 दिनों के डिले हो जाते हैं। तो देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ही 90 दिन से ज़्यादा डिले हो गया तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के टाइप होते हैं, वो होते हैं पहले सब स्टैंडर्ड एसेट होते हैं। जी हाँ, सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब अकाउंट NPA में चला जाता है तो सबसे पहले होता है वो सब स्टैंडर्ड एसेट में जाता है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1 साल तक सब स्टैंडर्ड में रहते हैं, 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहते हैं। 90 दिनों से ऊपर हुए नॉन परफॉर्मिंग हुआ, नॉन परफॉर्मिंग जो है वो 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहेंगे। दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है वो होता है डाउटफुल एसेट्स। जी हाँ, डाउटफुल एसेट्स जो हैं 12 महीने से ज़्यादा हो गए तो वो डाउटफुल कहलाते हैं। 12 महीने से ज़्यादा जो है डाउटफुल कैटेगरी में रहते हैं। और लॉस एसेट होते हैं। तीसरा एसेट होते हैं लॉस एसेट। ऐसे एसेट्स जिनमें रिकवरी असंभव हो, रिकवरी हो ही नहीं पा रही हो, ऐसे एसेट जो नॉन रिकवरेबल हो, जिनमें वसूली की जो गुंजाइश है पूरी तरह ख़त्म हो गई हो, या जिनमें सिक्योरिटी ख़त्म हो गई हो, या किसी बैंक द्वारा उसको लॉस कैटेगरी में दिखाया गया हो, इंटरनल ऑडिट द्वारा भी लॉस कैटेगरी में दिखाया गया हो कि उसमें रिकवरी जो है वो की गुंजाइश अभी नहीं है, तो ऐसे खातों को लॉस एसेट कहते हैं, लॉस एसेट कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो डाउटफुल एसेट है इसके भी 3 हिस्से हैं। डाउटफुल एसेट, क्योंकि जब NPA होता है तो 12 महीने तक तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट में रहता है, लेकिन जब डाउटफुल पे चला जाता है तो डाउटफुल के भी 3 हिस्से होते हैं। यहाँ पर बोलते हैं डाउटफुल 1। पहला हिस्सा होता है डाउटफुल 1, जहाँ पर वो 1 साल तक रहता है, मतलब NPA होने के बाद सब स्टैंडर्ड में जाता है, सब स्टैंडर्ड से लेके वो 1 साल तक जो है डाउटफुल एसेट्स में रहता है, डाउटफुल एसेट 1 में रहता है। फिर आता है डाउटफुल एसेट 2। यहाँ पर डाउटफुल एसेट 2 में डाउटफुल फॉर 2 साल से लेके 3 साल तक यहाँ पर डाउटफुल 2 में रहता है, और 3 साल से ज़्यादा जो है डाउटफुल 3 में रहता है। 3 साल से एंड मोर देन 3 ईयर्स जो है डाउटफुल 3 में रहता है। तो डाउटफुल एसेट्स के ये 3 पार्ट हैं। डाउटफुल 1 जहाँ पर 1 से 2 साल तक रहता है, डाउटफुल 2 2 से 3 साल तक रहता है, और डाउटफुल 3 3 साल से ज़्यादा रहता है। तो बैंकों के माध्यम से विभिन्न तरह के ऋण दिए जाते हैं, जैसे CCOD टाइप से दिए जाते हैं, टर्म लोन टाइप से दिए जाते हैं, BP तौर पे दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर लोन के तौर पे दिए जाते हैं, और कई सारे डिमांड लोन के तौर पे दिए जाते हैं। तो ऐसे खातों के जो NPA कैटेगराइजेशन किस तरह से होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर खाता CCOD है तो NPA कब होगा। NPA इन केस ऑफ CCOD,
तो अगर खाता CCOD का है तो NPA तब होगा इफ़ अकाउंट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज़। अगर अकाउंट 90 दिनों से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर है, जी हाँ यहाँ बात हो रही है आउट ऑफ ऑर्डर की। CCOD के केस में अगर खाता 90 दिनों से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर है तो वो NPA कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ CCOD लिमिट इज़ नॉट रिन्यूड विद इन 180 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल। अगर CCOD की जो लिमिट है हर साल रिन्यूअल होती है और अगर वो रिन्यू नहीं हुआ है तो उस ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल से 180 दिनों के अंदर अगर रिन्यू नहीं हुआ तो वो NPA हो जाएगा। जी हाँ, तो आप समझते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर 90 दिनों से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर है CCOD अकाउंट तो NPA हो जाएगा। तो यहाँ समझते हैं आउट ऑफ ऑर्डर क्या है। तो पहली कंडीशन है आउट ऑफ ऑर्डर की कि बैलेंस आउटस्टैंडिंग इज़ मोर देन सैंक्शन लिमिट। जी हाँ, अगर उस खाते का आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो गया तो उस दिन से आउट ऑफ ऑर्डर शुरू हो जाता है। और ऐसे करते करते अगर 90 दिनों से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो वो खाता NPA कैटेगराइजेशन में हो जाएगा। जी हाँ, दूसरी कंडीशन है कि इफ़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज़ मोर देन ड्राइंग पावर। CCOD लिमिट जो है मार्जिन उसमें होता है और स्टॉक या मार्जिन के जब उनका ड्राइंग पावर कैलकुलेशन किया जाता है तो अगर उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्राइंग पावर से ज़्यादा है, मतलब स्टॉक वहाँ पर कम हो गया है, ड्राइंग पावर कम हो गया है और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। अगली कंडीशन देखते हैं कि इफ़ स्टॉक इज़ 3 months ओल्ड। अगर स्टॉक स्टेटमेंट जो है 3 महीना से ज़्यादा पुराना है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। कहने का तात्पर्य अगर 3 महीने तक पुराना स्टॉक स्टेटमेंट चलेगा, उससे ज़्यादा हुआ तो आउट ऑफ ऑर्डर पहला दिन कहलाएगा। ऐसे 90 दिनों तक और अगर आउट ऑफ ऑर्डर रहा उससे ज़्यादा तो NPA कहलाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक CCOD अकाउंट में अगर 6 महीना तक स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, 6 महीना पुराना स्टॉक स्टेटमेंट आया तो वो NPA कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इफ़ नो क्रेडिट इन अकाउंट। अगर किसी CCOD अकाउंट में क्रेडिट नहीं आया, कोई क्रेडिट नहीं आ रहा है या क्रेडिट आ भी रहा है तो क्रेडिट्स आर इनसफिशिएंट टू रियलाइज़ द इंटरेस्ट। अगर क्रेडिट आ भी रहा है और इंटरेस्ट उससे जो है रियलाइज़ नहीं हो रहा है या इंटरेस्ट का पैसा नहीं आ रहा है तो भी वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। तो ये कंडीशन है, 4 कंडीशन आप आउट ऑफ ऑर्डर की। अगर बैलेंस जो है सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो, अगर बैलेंस है ड्राइंग पावर से ज़्यादा हो, अगर स्टॉक स्टेटमेंट जो है 6 महीना ज़्यादा पुराना हो तो सीधे NPA हो जाएगा, या 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो तो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। और अगर CCOD अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है या जमा जो है उनके इंटरेस्ट को मिटिगेट नहीं कर रहा है तो ये आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, अगर टर्म लोन हो खाता तो उसमें NPA कैटेगराइजेशन कैसे होगा। अगर इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट इज़ ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज़। अगर इंस्टॉलमेंट या जो इंटरेस्ट है वो 90 दिनों से ज़्यादा ओवर ड्यू हो तो सीधे सीधे NPA कहलाएगा टर्म लोन में। जी हाँ, अगर बिल परचेस या बिल डिस्काउंटेड है तो उसमें NPA कैटेगराइजेशन कैसे होगा आइए देखते हैं। इन केस ऑफ NPA इन केस ऑफ बिल परचेस और बिल डिस्काउंटेड इफ़ ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज़। अगर बिल परचेस या बिल डिस्काउंटेड के केस में देखेंगे, अगर वो ओवर ड्यू हो जाता है मोर देन 90 डेज़ तो वो NPA कहलाएगा। अब बात करते हैं NPA इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लोन। अगर एग्रीकल्चर लोन है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर लोन है तो उनमें NPA की कैटेगराइजेशन किस तरह से होगा। तो उसमें क्रॉप सीजन देखा जाता है। इफ़ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है देन ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। अगर जो फसल लगाई गई है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पर लोन दिया गया है तो उसमें देखा जाएगा कि अगर वो 2 क्रॉप सीजन के लिए ओवर ड्यू है तो NPA कैटेगराइजेशन में होगा। अगर वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए है तो ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप। जी, अगर एग्रीकल्चर एरिया में अगर लोन दिया गया है तो उसमें देखा जाएगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप अगर सीजन ओवर ड्यू हो गया तो NPA हो जाएगा। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप अगर ओवर ड्यू हो गया, 1 क्रॉप सीजन ओवर ड्यू हो गया तो वो NPA हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं NPA के स्टेजेस कैसे कैसे होते हैं, NPA के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, किस तरह से NPA क्लासीफाई होते हैं। व्हेन ए अकाउंट बिकम NPA इट इज़ कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट। जी हाँ, हमने पहले भी चर्चा करी कि जैसे ही अकाउंट NPA हो जाता है तो सबसे पहले वो सब स्टैंडर्ड अकाउंट में जाता है। चलिए हम देखते हैं सब स्टैंडर्ड अकाउंट में कितने दिन रहता है। सब स्टैंडर्ड अकाउंट में वो 12 महीने तक रहता है। डाउटफुल में वो जो है 12 महीना से ज़्यादा जो है डाउटफुल में रहता है। NPA मोर देन 12 मंथ जो है वो डाउटफुल में चला जाता है। फिर हमने देखा कि डाउटफुल 1 में 1 साल तक रहता है, डाउटफुल 2 में 2 से 3 साल तक रहता है और 3 साल से ज़्यादा है डाउटफुल 3 में हो जाता है। फिर आता है लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल।
जिसमें वसूली न के बराबर हो, उसकी गुंजाइश ख़त्म हो गई हो, उसकी संभावनाएं ख़त्म हो गई हो वसूली की, तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट। मतलब 100% वो पैसा डूबने वाला हो तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट। अगर अकाउंट एनपीए होता है तो सबसे पहले वो सब स्टैंडर्ड के अकाउंट में जाता है, 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहता है, 12 महीने से ज़्यादा डाउटफुल में रहता है, और लास्ट जब 100% रिकवरी की चांसेस ख़त्म हो गए हों तो लॉस में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर उस खाते में किसी भी समय रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उसकी आउटस्टैंडिंग से अगर 10% हो जाता है तो वो खाता सीधे सीधे लॉस में कैटेगराइज हो जाता है विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, इफ़ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग देन इट विल क्लासीफाइड एज लॉस एसेट विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। जी हाँ, वो बिना किसी इंतजार के सीधे सीधे लॉस अकाउंट में कैटेगराइज हो जाएगा। अगर किसी भी समय उस खाते में 10% से कम की सिक्योरिटी रह गई हो तो सीधे सीधे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस अकाउंट में कैटेगराइज हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर किसी स्टैंडर्ड अकाउंट में किसी समय रियलाइजेबल वैल्यू की सिक्योरिटी जो है 10% से ज़्यादा हो लेकिन 50% से कम हो तो वो खाता सीधे सीधे डाउटफुल में कैटेगराइज हो जाएगा विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। जी हाँ, इफ़ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज़ मोर देन 10% of outstanding and less than 50% of outstanding then it will be classified directly to doubtful asset without waiting any period। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई खाता एनपीए होता है तो वो सब स्टैंडर्ड में जाता है, लेकिन उस समय अगर उसकी सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग से 10% से कम हो जाती है तो वो सीधे सीधे लॉस कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाएगा। और अगर कोई खाता जो है एनपीए होता है तो सब स्टैंडर्ड में गया और अगर उसमें सिक्योरिटी 10% से ज़्यादा और 50% से कम है तो वो खाता सीधे सीधे डाउटफुल में क्लासीफाई हो जाएगा विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि स्पेशल केसेस, ऐसे केसेस जहाँ पर एनपीए नॉर्म्स लागू नहीं होते। जी हाँ, स्पेशल केसेस वेयर एनपीए नॉर्म्स नॉट एप्लीकेबल। कुछ लोन खाते ऐसे हैं जहाँ पर एनपीए के नॉर्म्स जो अभी 90 डेज़ ओवरड्यू है, 90 डेज़ का आउट ऑफ ऑर्डर है, ये लागू नहीं होते। ऐसे कौन से खाते हैं, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले है लोन अगेंस्ट ओन डिपॉजिट। बैंक के डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दिया गया है, डिमांड लोन दिया गया है, ओडी दिया गया है, तो उसमें एनपीए नॉर्म्स लागू नहीं होंगे। लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसीज़, लोन अगेंस्ट एनएससीज, लोन अगेंस्ट केबीबीपी, लोन अगेंस्ट ओन डिपॉजिट बैंक हैं जो हैं वो उसमें किसी भी प्रकार का एनपीए नॉर्म्स लागू नहीं होता है, वो तब तक जब तक उनका मार्जिन अवेलेबल हो। कहने का तात्पर्य ये है कि लोन अगेंस्ट ओन डिपॉजिट, एलआईसी, एनएससी, केबीबीपी, एनपीए नॉर्म्स विल बी नॉट एप्लीकेबल टिल मार्जिन इज अवेलेबल। अगर उसमें जो 10% मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन अवेलेबल है तो वो एनपीए क्लासीफाई, एनपीए नॉर्म्स नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं लोन गिवन बाय मोर देन वन बैंक। अगर किसी पार्टी को एक से ज़्यादा बैंक लोन देते हैं तो उसको कंसोर्टियम फाइनेंस कहते हैं। लोन गिवन बाय मोर देन वन बैंक अंडर कंसोर्टियम फाइनेंस ईच बैंक टू क्लासीफाई द अकाउंट बेस्ड ऑन इट्स रिकॉर्ड ऑन रिकवरी। जी हाँ, अगर एक से ज़्यादा बैंक लोन दिए हैं कंसोर्टियम फाइनेंस के तहत और अगर उनको एनपीए क्लासीफाई करना है तो प्रति बैंक जो है अपने रिकॉर्ड ऑन रिकवरी के आधार पर निर्धारित करेगा, क्लासीफाई करेगा एनपीए को। चलिए बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट की गारंटी है तो उसमें एनपीए क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा। इफ़ लोन इज़ गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग रूल्स नॉट एप्लीकेबल टिल सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूजेज टू मेक पेमेंट टू द बैंक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी लगी है तो एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स लागू नहीं होते जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट मना न कर दे भुगतान देने के लिए। तो ये 3 कंडीशन थे जहाँ पर एनपीए नॉर्म्स लागू नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ एसेट्स की। जब हम लोन देते हैं तो एसेट्स कहलाते हैं और वो एसेट्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स भी वो रेगुलर और स्ट्रेस एसेट के तौर पे होते हैं। फिर एसएमए एसेट्स होते हैं, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। उसके बाद होते हैं वो एसएमए 2 के बाद वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस अकाउंट होते हैं। डाउटफुल भी 3 तरह के होते हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा की। अब बात करते हैं इनकम रिकॉग्निशन की। जी हाँ दोस्तों, इनकम रिकॉग्निशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि इन एनपीए अकाउंट इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज इनकम व्हेन इट इज़ एक्चुअली रिकवर्ड और रियलाइज्ड। एनपीए अकाउंट में इनकम रिकॉग्निशन को इस तरह से समझा जाए कि इंटरेस्ट को तभी आय मानी जाए, जो इंटरेस्ट लगाएं तभी आय मानी जाए जब वो एक्चुअल में रिकवर कर दिए गए हों या रियलाइज़ हो गए हों। मतलब एनपीए खातों में अगर कोई भी इंटरेस्ट लगा हो वो तभी आय मानी जाएगी जब वो एक्चुअल में पार्टी द्वारा
पे कर दिया गया हो, इसको बोलते हैं इनकम रिकग्निशन। जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है जिसको पार्टी ने नहीं दिया है उसको बोलते हैं अनरियलाइज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेबिटेड अर्लियर विल बी रिवर्स, तो इंटरेस्ट जो हमने डेबिट किया है उसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि वो पार्टी ने दिया नहीं, क्योंकि वो अनरियलाइज इंटरेस्ट है और वो एक्चुअल इनकम नहीं है, इसी को बोलते हैं इनकम रिकग्निशन। इंटरेस्ट डेबिटेड अर्लियर विल बी रिवर्स इफ इट इज़ नॉट रियलाइज, दैट इज कॉल्ड URI, अनरियलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप इससे समझे होंगे कि किसी भी ऋण खाते में ब्याज लगाई जा रही है वो आय का हिस्सा तभी होगी जब एक्चुअल में वो कस्टमर उसको पे कर देता है, और अगर कस्टमर ने पे नहीं किया है तो वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं URI। जी हाँ दोस्तों, प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स के तहत हमने अभी चर्चा करी एसेट क्लासिफिकेशन की, साथ ही इनकम रिकग्निशन की। अब बात करते हैं प्रोविजंस की। जी हाँ, आइए जानते हैं प्रोविज़न क्या होता है। प्रोविज़न इज़ डन ऑन ऑल टाइप ऑफ अकाउंट दैट इज़ स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल लॉस एसेट। प्रोविज़न जो है, प्रावधान जो है वो सभी खातों में किए जाते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड हो, डाउटफुल हो और लॉस हो। ये प्रोविज़न क्या होता है, एक्चुअल में जब भी हम लोन देते हैं तो रिस्क होता है और वो पैसे डूबने का खतरा रहता है। एक्चुअल में वो जो पैसा है, हम किसी ग्राहक का पैसा लेके हमने किसी हितग्राही को पैसा दिया हुआ है, अगर वो पैसा नहीं लौटाएगा तो हम ग्राहक को पैसा कैसे लौटाएंगे, इसलिए उसको प्रोविज़न किए जाते हैं। हमारी प्रॉफिट में से, हमारी कमाई में से कुछ हिस्सा उसमें प्रोविज़न के तौर पर रखा जाता है ताकि नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई हो सके और जिस हितग्राही से हमने जमा के रूप में पैसा दिए हैं उसको समय पर भुगतान हो और उसके पैसे का किसी प्रकार का भी असुरक्षित ना हो, असुरक्षा की भावना ना हो। जी हाँ, इसीलिए प्रोविज़न किए जाते हैं। तो प्रोविज़न सभी खातों में किए जाते हैं, स्टैंडर्ड, डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड, लॉस सभी खातों में किए जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड खातों में किस तरह से प्रोविज़न किए जाते हैं। खाते स्टैंडर्ड हो तो उसमें कितना प्रोविज़न किया जाता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर नॉर्मल तरीके के अकाउंट हैं तो स्टैंडर्ड खातों में 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रोविज़न किया जाता है। अगर साधारण खाते हैं तो 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अगर वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर और MSME के खाते हैं तो उनमें 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रोविज़न किए जाते हैं। अगर वो खाते हाउसिंग लोन एज द टीज़र रेट हैं, हाउसिंग लोन एट द रेट ऑफ टीज़र रेट हैं। टीज़र रेट का मतलब होते हैं जो शुरू में कम होते हैं और बाद में एकाएक बढ़ जावे, उसको बोलते हैं टीज़र रेट। ऐसे खातों में प्रोविजनिंग होती है 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग होती है। सामान्य जो हाउसिंग लोन होते हैं, अदर हाउसिंग होते हैं, उनमें होते हैं 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रोविज़न होते हैं। अगर कॉमर्शियल रियल इस्टेट्स रेसिडेंशियल हैं तो उसमें जो होते हैं 0.75% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोविज़न किए जाते हैं। और अगर शॉप और ऑफिसेस हैं, अगर शॉप और ऑफिसेस हैं तो उसमें 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है प्रोविज़न किए जाते हैं। और अगर रिस्ट्रक्चर्ड एडवांस हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं तो उनमें 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रोविज़न किए जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कैटेगरी हैं जिनमें प्रोविज़न अलग अलग खातों में कैसे किए जाते हैं हमने जाना। अब बात करते हैं कि अगर वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स हों तो उनमें प्रोविज़न कैसे होगा। जब सब स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविज़न की बात करते हैं तो यहाँ पर पोर्शन देखा जाता है, सिक्योर्ड पोर्शन कितना है और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। और अगर नॉर्मल कैटेगरी के जो एडवांसेस हैं, सिक्योर्ड पोर्शन है तो उसमें 15% का प्रोविज़न करते हैं। देखिए कितना, 15% ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन। नॉर्मल अकाउंट्स में 25% ऑफ अनसिक्योर्ड पोर्शन जो है प्रोविज़न करते हैं। सिक्योर्ड पोर्शन में 15%, अनसिक्योर्ड पोर्शन में 25%। अगर यही केस इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन अकाउंट हों तो 20% अनसिक्योर्ड पोर्शन का हम प्रोविज़न करते हैं और अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो 10% सिक्योर्ड पोर्शन का प्रोविज़न करते हैं। तो आप सब स्टैंडर्ड में देखें कि अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो उसका 15%, अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 25% प्रोविज़न किया जाता है। अब बात करते हैं डाउटफुल एसेट में प्रोविज़न कैसे होते हैं, प्रोविज़न ऑन डाउटफुल एसेट्स। तो डाउटफुल एसेट में जब प्रोविज़न है इसमें भी देखा जाता है सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। सिक्योर्ड पोर्शन को ऐसा माना है जिसमें सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स हैं, कोई सिक्योरिटी रखी है उसको बोलते हैं सिक्योर्ड पोर्शन। उस खाते में सिक्योरिटी होती है उसको बोलते हैं सिक्योर्ड पोर्शन, और जिसमें सिक्योरिटी नहीं होती है उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो चलिए अगर डाउटफुल एसेट में प्रोविज़न देखेंगे तो डाउटफुल एसेट 1 अगर है तो उसमें प्रोविज़न कितना करेंगे। डाउटफुल एसेट 1 में सिक्योर्ड पोर्शन का 25% और अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100% प्रोविज़न करेंगे। जी हाँ, अगर डाउटफुल एसेट 2 है तो सिक्योर्ड पोर्शन का 40%, अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100% प्रोविज़न करेंगे। और डाउटफुल 3 है तो सिक्योर्ड पोर्शन का भी 100% और अनसिक्योर्ड पोर्शन का भी 100% प्रोविज़न करेंगे। जी हाँ, डाउटफुल एसेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1
सब स्टैंडर्ड के बाद 1 साल तक डाउटफुल 1 में रहता है, उसके 2 से 3 साल तक डाउटफुल 2 में रहता है और डाउटफुल 3 में 3 साल से ज़्यादा डाउटफुल 3 में चला जाता है। तो उनमें सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन में अलग अलग प्रोविज़न होते हैं। सिक्योर्ड पोर्शन में डाउटफुल 1 है तो 95%, डाउटफुल 2 में 40% और डाउटफुल 3 में 100% और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर सभी कैटेगरी में 100% प्रोविज़न किए जाते हैं। बात करते हैं हम लॉस एसेट्स की। लॉस एसेट में मतलब जिसमें ऐसे एसेट जिसमें चाहे इंटरनल ऑडिट के तौर पे या बाहरी ऑडिट के तौर पे या रिजर्व बैंक के ऑडिट के तौर पे या बैंक ने उसमें लॉस डिक्लेयर किया है या उसमें वसूली की गुंजाइश नहीं के बराबर है, नील बराबर है, तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट। अगर किसी एनपीए में किसी भी समय उसकी जो सिक्योरिटी है आउटस्टैंडिंग से 10% कम हो जाती है तो वो सीधे सीधे लॉस में कैटेगराइज हो जाती है। तो ऐसे खातों में जो प्रोविज़न होता है वो होता है प्रोविज़न ऑन लॉस एसेट 100% प्रोविज़न, मतलब 100% प्रोविज़न होता है लॉस एसेट में। जी हाँ दोस्तों, प्रोविजनिंग नॉर्म से हम लोग अभी बात कर रहे थे स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल और लॉस एसेट में प्रोविज़न कितना होता है। अब कुछ टर्म्स के ऊपर बात करते हैं कि जो ये प्रोविज़न्स होते हैं ये प्रोविज़न्स कहाँ रखे जाते हैं। जी हाँ, ये प्रोविज़न हमारी कमाई में से प्रोविज़न करके उसको रखे जाते हैं। प्रोविजन्स ऑन एसेट्स आर रिपोर्टेड ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज ए पार्ट ऑफ अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न। तो जो प्रोविज़न करते हैं वो हमारे लाइबिलिटी साइड होते हैं और उसको अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न में रखा जाता है और वो हमारी कमाई में से कुछ हिस्सा प्रोविज़न करके उसमें रखा जाता है। जो जो परसेंटेज हमने निर्धारित किए हैं उसी आधार पर खातों वाइज रखा जाता है। अगली बात इसमें जो है नेट एनपीए। नेट एनपीए निकालने के लिए जो ग्रॉस एनपीए होता है, ग्रॉस एनपीए में प्रोविज़न ऑफ एनपीए अगर घटा देंगे तो नेट एनपीए होता है। प्रो एनपीए का फॉर्मूला है नेट एनपीए इज इक्वल टू ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविज़न ऑन एनपीए। अब बात होती है प्रोविज़न ऑन कवरेज रेशियो की, पीसीआर बोलते हैं जिसको, प्रोविज़न ऑन कवरेज रेशियो या जो फॉर्मूला होता है प्रोविज़न ऑन एनपीए डिवाइडेड बाई ग्रॉस एनपीए इंटू 100। जी हाँ, इसको बोलते हैं पीसीआर, प्रोविज़न कवरेज रेशियो। प्रोविज़न ऑफ एनपीए में ग्रॉस एनपीए को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोविज़न कवरेज रेशियो होता है। उसमें देखते हैं कि जो ग्रॉस एनपीए है हमारा प्रोविज़न जो अमाउंट है कितना है और प्रोविज़न जो अमाउंट है वो कवरेज रेशियो शुड बी मिनिमम 70%। अगर प्रोविज़न कवरेज रेशियो 70% है तो उसको अच्छा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे एनपीए के बारे में, एनपीए नॉर्म्स के बारे में, उनके प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम लोग एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बारे में जाने। अब थोड़ा जानते हैं अगर कोई खाता एनपीए हो जाता है तो एनपीए हो जाने के बाद वो पीए कब होगा। जी हाँ, जब इंटायर ओवरड्यू अमाउंट उस एनपीए खाते में जमा हो जाते हैं तो वो डायरेक्टली अपग्रेड हो जाते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स में। इफ इंटायर ओवरड्यू हैज़ बीन पेड देन इट विल बी अपग्रेडेड इमीडिएटली इनटू परफॉर्मिंग एसेट्स विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। जी हाँ, जो इंटायर ओवरड्यू चाहे वो ब्याज हो चाहे मूलधन हो, ईएमआई के तौर पे वो पटा दिए जाते हैं तो सीधे सीधे वो परफॉर्मिंग एसेट में अपग्रेड हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एनपीए के बारे में समझ में आया होगा। समरी के तौर पे अगर समझ लें तो बैंकों का काम है लोगों से पैसा लेना जमा के तौर पे और हितग्राहियों को, जो ज़रूरतमंद लोगों को लोन के रूप में पैसा देना होता है। तो जब उधार देते हैं तो उसको एसेट्स बोलते हैं, जो लोन होते हैं वो एसेट्स होते हैं। तो जैसे ही उधार देते हैं और समय पर पटाते रहता है तो उसको स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। नियत तिथि पर पटाता है उसको स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। अगर एक दिन का भी ईएमआई या इंटरेस्ट ओवरड्यू हुआ तो उसको स्ट्रेस एसेट बोलते हैं। अगर एक दिन से लेके 30 दिन तक अगर डिले हुआ तो उसको एसएमए 0 बोलते हैं। 31 दिन से 60 दिन हुआ तो एसएमए 1 बोलते हैं और 61 दिन से 90 दिन हुआ तो एसएमए 2 बोलते हैं और 90 दिन से ज़्यादा हुआ तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। अगर एनपीए हुआ तो सीधे सीधे सब स्टैंडर्ड एसेट में जाता है 12 महीने तक। 12 महीने से ज़्यादा डाउटफुल एसेट्स में रहते हैं। डाउटफुल 1 में 1 साल रहता है, डाउटफुल 2 में 2 से 3 साल रहता है और 3 साल से ज़्यादा जो है डाउटफुल 3 में आ जाता है और उसके बाद लॉस में आता है। तो लॉस में जहाँ पर रिकवरी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती है तो वो लॉस में चले जाता है। तो इस तरह से एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है और अगर किसी एनपीए खाते में किसी भी समय 10% से कम सिक्योरिटी हो जाता है तो सीधे सीधे लॉस में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा वीडियो एनपीए नॉर्म्स पे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। जी हाँ, आपके सफलता की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।